हेलो एवरीवन। चलो हम कैपिटल गेन्स का बेटा रिवीजन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या रिवाइज कर लिया था। एक बार चार्जिंग सेक्शन देखो। चार्जिंग सेक्शन कैपिटल गेन का क्या कहता है? एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट affected in the previous year shall be chargeable to income tax under the head capital gains in the previous year in which the transfer took place। क्या हमने इसमें क्या क्या समझ लिया था? हमने ये समझा कि कैपिटल एसेट क्या होता है, हमने ये समझा कि ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड गेन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमको फोकस करना है इस लाइन पर, कैपिटल गेन पर टैक्स किस साल चार्जेबल होगा? इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। जिस साल हम कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हैं उस साल हमारे हाथ में कैपिटल गेन पर टैक्स चार्जेबल होता है। ठीक है, पर बेटा ये वाली लाइन है ना, इसके एक्सेप्शंस हैं, तो हम आज इसके एक्सेप्शंस ही डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेप्शन टू सेक्शन 45(1). As per section 45(1), capital gain is chargeable to tax in the year of transfer, but in the following 4 cases, capital gain is not taxable in the year of transfer। ठीक है, 4 केसेस है। ठीक है, सबसे पहले है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। ये हमने ट्रांसफर की डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था। ठीक है, अब जब एसएससी कन्वर्ट करता है अपना कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड तो कैपिटल गेन अराइज होता है। कैपिटल गेन अराइज हो जाता है जिस साल ट्रांसफर किया, मतलब जिस साल कन्वर्ट किया, पर वो टैक्सेबल होता है इन द ईयर इन विच सच स्टॉक इज सोल्ड। ठीक है, चार्जेबिलिटी कब आएगी, टैक्सेबिलिटी कब आएगी? जब कन्वर्ट हुआ तो बेटा ट्रांसफर हो गया। ठीक है, पर टैक्सेबल कौन से ईयर में होगा? जिस साल वो स्टॉक बिकेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है, देखो। मान लो 2001 में 2001 में मैंने एक कैपिटल एसेट खरीदा था। सीए मतलब कैपिटल एसेट 1 लाख में खरीदा। अब बेटा 1/4/2017 में मैंने उस कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर लिया इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, उस दिन जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन उस कैपिटल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख थी। अब इसको ट्रांसफर माना जाता है। दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा? ठीक है, हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस सीओए लेते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में हम लेंगे एफएमवी ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। देखो एसेट कन्वर्ट हुआ है इनटू स्टॉक इन ट्रेड, सेल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम सेल प्राइस नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं एफएमवी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। माइनस करते हैं बेटा उसमें से सीओए माइनस करते हैं। ठीक है, सीओए को इंडेक्स कर देना अगर एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो हमारा कैपिटल गेन आ जाता है। पर इस कैपिटल गेन पर आपको टैक्स कब देना है? जिस साल आपका स्टॉक बिकेगा। तो स्टॉक मान लो 1/4/2019 को बिक रहा है 4 लाख का। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आया है इस पे तुमको टैक्स देना पड़ेगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ठीक है, और बेटा स्टॉक बिका है तो पीजीबीपी की इनकम भी अराइज होगी। स्टॉक कितना का बिका है? 4 लाख का। 4 लाख में से ये जो एफएमवी है जिसको तुमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना था ऑफ दैट कैपिटल एसेट, उसको माइनस कर दोगे तो सेल प्राइस माइनस एफएमवी ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, दैट इज कन्वर्जन। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारी पीजीबीपी की इनकम में चला जाएगा। ठीक है, और
FMV of the asset on date of conversion minus COA of that asset, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल गेन। इसको मैंने इस चार्ट में भी लिखा हुआ है, सेम चीज है बेटा जो लिखी है। यहाँ नोट्स में देखो, अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट रेलेवेंट, सिर्फ FMV ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इज रेलेवेंट। इफ एनी पार्ट ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड इज सोल्ड, तो बेटा आप पार्ट में ही कैपिटल गेन टैक्सेबल बनाते हो, जितना स्टॉक बिकेगा उतना ही कैपिटल गेन आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, ठीक है। इंडेक्स करने के लिए बेटा COA into CII of the year of transfer divided by CII of the year in which the asset was first held by assessee, ठीक है। तो हम यहाँ पे CII of the year of transfer में बेटा year of conversion लेंगे, year of conversion को लिया जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में देखो हमारा कन्वर्जन हुआ है 1718 में, तो हम यहाँ पर CII ऑफ 1718 लेंगे डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर इन विच एसेट वाज एक्वायर्ड, तो 2001-2, ठीक है। अब कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल असेट अगर होता है, मतलब उल्टा होता है अगर, ठीक है, तो जब उल्टा होगा स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट होगा इनटू कैपिटल एसेट। देखो कैपिटल एसेट कन्वर्ट होता है स्टॉक इन ट्रेड में तो कैपिटल गेन अराइज होता है, अगर उल्टा हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल एसेट में तो PGBP की इनकम आती है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड जब बिकेगा तो PGBP में जाएगा। तो यहाँ पर हम वैसे सेक्शन 28 के साथ इसको रिवाइज करेंगे, है ना, पर जो चीजें यहाँ पर हैं वो थोड़ी सी इससे जोड़ी हुई हैं, तो इसको देख लेते हैं। FMV of inventory on the date of conversion is treated as income under the head PGBP, ठीक है। अब जो कन्वर्ट होके कैपिटल एसेट आ गया, स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट करके क्या बना दिया, कैपिटल एसेट, जो कैपिटल एसेट आया है उसकी COA कितनी मानेंगे, ये क्वेश्चन है। जो स्टॉक एंड ट्रेड कन्वर्ट होके कैपिटल एसेट बन गया, अब हमारे पास कैपिटल एसेट है, ठीक है, हम उस कैपिटल एसेट की COA कितना माने, दिस इज द क्वेश्चन जिसका आंसर हमको 49(9) में दिया हुआ है। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन COA ऑफ सच एसेट shall be FMV on the date of conversion of stock in trade into capital asset, ठीक है। तो FMV on the date of conversion ही stock in trade capital asset का कॉस्ट मान लिया जाएगा। एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आपको कहाँ से देखनी है, डेट ऑफ कन्वर्जन से देखनी है, ठीक है। चलो, तो दिस वाज फर्स्ट एक्सेप्शन, जिस साल ट्रांसफर होता है उस साल टैक्सेबिलिटी नहीं आती है, जिस साल स्टॉक बिकता है उस साल टैक्सेबिलिटी आती है। सेकंड अपन एक्सेप्शन में जाते हैं, कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। जब आपकी कोई प्रॉपर्टी कंपल्सरली अक्वायर कर ली जाती है, गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरली अक्वायर कर लेती है, ठीक है, तो आपको वो कंपनसेशन पे करती है। कंपल्सरी एक्विजिशन इज ऑल्सो ट्रांसफर, कंपल्सरी एक्विजिशन पर भी कैपिटल गेन लगता है, ठीक है, पर टैक्सेबिलिटी कब आती है बेटा, जिस साल आपको कंपनसेशन रिसीव होता है, ठीक है। नॉर्मली कैपिटल गेन इज टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, बट इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच कंपनसेशन इज रिसीव्ड, ठीक है। अब बेटा कंपनसेशन दो तरीके के होते हैं, एक जो इनिशियली गवर्नमेंट ने फिक्स किया उसको बोलते हैं इनिशियल कंपनसेशन। अगर आपको इनिशियल कंपनसेशन कम लग रहा है तो आप गवर्नमेंट के पास जाते हो, अपना कंपनसेशन एनहांस करवाते हो, ठीक है। तो अगर आपका कंपनसेशन गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उसको अपन बोलते हैं एनहांस्ड कंपनसेशन।
इनिशियल कंपनसेशन जो आपको मिलेगा वो बेटा जिस साल आपको मिल रहा है इनिशियल कंपनसेशन उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा। उस पर टैक्स कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? हम लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में इनिशियल कंपनसेशन जो मिला माइनस करेंगे सीओए या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो सीओआई माइनस करेंगे या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करेंगे, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा जो एनहांस कंपनसेशन, जो बढ़ा हुआ कंपनसेशन आपको मिला उस पर भी कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, उस पर कैपिटल गेन कब टैक्सेबल होगा? इन द ईयर इन विच एनहांस कंपनसेशन इज रिसीव्ड। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लोगे? एनहांस कंपनसेशन माइनस करोगे लिटिगेशन एक्सपेंसेस। जब आप एनहांस करने जाते हो तो आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं अपील करने के, ठीक है, लीगल कागज और वो सब, तो ये सारे लिटिगेशन एक्सपेंसेस आप माइनस कर दोगे। माइनस सीओए और सीओआई नहीं करना है, सीओए और सीओआई को माइनस नहीं करना है क्योंकि पूरा सीओए और सीओआई ऑफ दैट असेट जो ट्रांसफर हुआ उसका पूरा सीओए सीओआई आप यहीं पर माइनस कर चुके हो इनिशियल कंपनसेशन से। तो आपको बस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में एनहांस्ड कंपनसेशन लेना है, माइनस करना है लिटिगेशन एक्सपेंसेस, आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अगर आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है कंपनसेशन तो बेटा आप क्या करोगे? जो इनिशियल कंपनसेशन है अगर वो इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है तो जिस साल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है उसी साल पूरे इनिशियल कंपनसेशन पर कैपिटल गेन पर टैक्स लगेगा। क्या बोला मैंने? जिस साल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है उस साल पूरे कैपिटल गेन पर, मतलब पूरे इनिशियल कंपनसेशन के कैपिटल गेन पर टैक्स लगेगा। इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। एनहांस्ड कंपनसेशन भी अगर इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है तो इट विल बी टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड। जितना जितना मिलता जाएगा उतना उतना आप टैक्सेबल बनाते जाओगे। अगर बेटा एनहांस्ड कंपनसेशन कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के तहत मिला है, देखो कोर्ट केस चल रहा है, अभी तक फाइनल ऑर्डर नहीं आया, फाइनल ऑर्डर आने से पहले अगर कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर देकर आपको कंपनसेशन दिलवा दिया, ठीक है, तो बेटा वो आपके हाथ में उस साल टैक्सेबल नहीं होगा। वो इंटरिम ऑर्डर में जो आपको एनहांस कंपनसेशन मिला है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज पास्ड बाय द कोर्ट और अदर अथॉरिटी। जिस साल फाइनल ऑर्डर पास होता है उसी साल वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। नोट देख लेते हैं यहाँ पर, ये बेटा अदर सोर्सेस के अंदर जाता है। ठीक है, इफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लेट कंपनसेशन, गवर्नमेंट ने लेट किया आपको कंपनसेशन पे करने में तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है। बेटा वो इंटरेस्ट जो होता है वो अदर सोर्सेज वाले हेड के अंदर टैक्सेबल होता है। ठीक है, 50% टैक्सेबल होता है, 50% का डिडक्शन मिलता है। मान लो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला तो 50,000 आपके हाथ में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज, बाकी 50,000 आपका डिडक्शन है। ठीक है, इफ कंपनसेशन इज रिड्यूस्ड बाय द कोर्ट, हाँ जरूरी थोड़ी ना है कि कोर्ट हमेशा बढ़ा ही दे आपका कंपनसेशन, कभी कभी कोर्ट आपका इनिशियल कंपनसेशन भी कम कर देता है। तो अगर कम हो गया है पर आप ज्यादा वाली वैल्यू पे टैक्स दे चुके हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई करवाओगे, जो ज्यादा टैक्स आपने पे किया उसका रिफंड मांगोगे। ठीक है, तो इफ कंपनसेशन इज रिड्यूस्ड बाय द कोर्ट or authority then rectification has to be done to give effect of the same। आप अपनी रिटर्न को खुलवाओगे, रेक्टिफाई करवाओगे और जो भी पैसा होगा वो आपको रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन है इंश्योरेंस क्लेम फॉर डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, अगर आपका कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है या डैमेज हो जाता है, ठीक है,
किन कारणों से डैमेज हो गया बेटा, देखो, डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, ठीक है, फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, राइट्स, सिविल डिस्टर्बेंस, एनिमी एक्शन और एनी अदर नेचुरल कैलामिटी, है ना। अगर आपका असेट इन कारणों से डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है तो कैपिटल गेन लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका डिस्ट्रॉय का रीजन इनमें से कुछ नहीं है, ठीक है, तो कैपिटल गेन, अगर आपका कोई और रीजन के कारण डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है, तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। या आपको इंश्योरेंस, इन्हीं कारणों से आपका कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय हुआ पर, ठीक है, आपको इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, अगर आपको इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है तो आपके ट्रांसफर पर कैपिटल गेन अराइज ही नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा देखो, डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, है ना, नेचुरल कैलामिटी, सिविल डिस्टर्बेंस, एनिमी एक्शन एंड इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड, देन कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल, ठीक है। एंड कैपिटल गेन टैक्सेबल कौन से ईयर में होगा, जिस साल आपके हाथ में इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा, ठीक है। तो इन द ईयर इन विच इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड। कंप्यूटेशन कैसे करोगे, सिंपल सा कंप्यूटेशन है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में लोगे इंश्योरेंस क्लेम, अगर आपको पैसे दिए हैं इंश्योरेंस कंपनी ने तो वो पैसे ले लो, अगर आपको कोई असेट दिया है बेटा तो उस असेट की फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। इंश्योरेंस कंपनी कभी कभी असेट डिस्ट्रॉय होने पर असेट ही रिप्लेस कर देती है, ठीक है। तो अगर आपको असेट मिला है तो उस असेट की आप फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, ठीक है, माइनस सीओआई है ना, लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्स सीओए, इंडेक्स सीओआई, कैपिटल गेन आ जाएगा, दैट्स इट। इसके बाद बेटा फोर्थ वाला एक्सेप्शन, अभी हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं टू सेक्शन 45(1). फोर्थ वाला एक्सेप्शन क्या कहता है, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, है ना। जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में स्पेसिफाइड एग्रीमेंट की बात हुई है। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट का मतलब इस डायग्राम से समझ लो, ये एसएससी है, ठीक है, और ये रियल एस्टेट डेवलपर है, ठीक है। एसएससी ने अपना जो लैंड है वो किसको दे दिया, रियल एस्टेट डेवलपर को दे दिया, ठीक है। और रियल एस्टेट डेवलपर बदले में कंसिडरेशन में बेटा क्या दे रहा है एसएससी को, एसएससी को मिलने वाला है शेयर इन द डेवलप्ड प्रोजेक्ट। इसका मतलब है डेवलपर क्या करेगा, जो एसएससी ने लैंड या बिल्डिंग दिया है उस लैंड और बिल्डिंग पे एक नया प्रोजेक्ट खड़ा करेगा। जब वो प्रोजेक्ट बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तब उस पूरे प्रोजेक्ट में से कुछ पार्ट, कुछ शेयर एसएससी को दे दिया जाएगा। मान लो मेरा लैंड है, मैंने दे दिया डेवलपर को, डेवलपर ने वहां पे बिल्डिंग खड़ी करी और उस बिल्डिंग में से एक पार्ट मुझे मिल गया, तो दैट इज माई कंसिडरेशन, ठीक है। या फिर मुझे बिल्डिंग का एक पार्ट मिला एंड पार्ट कंसिडरेशन मुझे कैश में मिला, ठीक है। इस पूरे अग्रीमेंट को हम बोलेंगे स्पेसिफाइड अग्रीमेंट, जहां पर डेवलपर शेयर ऑफ डेवलप्ड प्रोजेक्ट तो दे ही रहा है बेटा, उसके साथ वो कैश दे सकता है या हो सकता है कि वो कैश भी ना दे, सिर्फ शेयर ऑफ डेवलप्ड प्रोजेक्ट ही दे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। अब इसमें होता क्या है, इसमें बेटा मैंने लैंड आज दिया, प्रोजेक्ट डेवलप होगा, 2-3 साल लगेंगे, 2-3 साल बाद जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसका एक पार्ट मुझे मिलेगा एज कंसिडरेशन। तो बेटा कंसिडरेशन कब मिला, जब वो प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। तो ये वाले एक्सेप्शन में बात यही की गई है कि आपके हाथ में टैक्सेबल, एसएससी के हाथ में ये अग्रीमेंट का जो ये असेट ट्रांसफर हुआ था, ये ट्रांसफर कैपिटल गेन में टैक्सेबल उस साल में होगा जिस साल ये रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट बना रहा है ना, वो ये प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। देखो इन केस ऑफ एसएससी बीइंग इंडिविजुअल एचयूएफ, ये वाला एक्सेप्शन सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ पे लगता है,
who enters into specified agreement for development of project. The capital gain on transfer of land or building or both shall be taxable in the year in which certificate of completion for the whole or part of the project issued by competent authority. तो कौन से साल में टैक्स लगेगा? जिस साल प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा. Year of transfer, year in which possession of immovable property is transferred to JDA, joint development agreement. ठीक है. ट्रांसफर कब माना जाएगा? जिस साल लैंड ट्रांसफर किया या बिल्डिंग ट्रांसफर करी. पर टैक्स किस साल लगेगा बेटा? जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होगा. ठीक है. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लोगे? जब आप कैपिटल गेन निकालोगे जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस साल, तो आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में लोगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट प्लस अगर कैश कंसिडरेशन मिला है तो कैश कंसिडरेशन भी, जो भी शेयर मिला आपको प्रोजेक्ट का उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस कैश कंसिडरेशन. Above provisions not applicable if assessee transfers his right in the project. मुझे प्रोजेक्ट में एक शेयर मिलने वाला है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले ही ये जो राइट है मेरा टू गेट दैट शेयर इन दैट प्रोजेक्ट, ये राइट में ट्रांसफर कर देती हूँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले ही, तो फिर ये एक्सेप्शन लगता ही नहीं है. फिर नॉर्मली आप जिस साल ट्रांसफर हुआ था उस साल आप कैपिटल गेन लगा दोगे. ठीक है. कैपिटल गेन इज टैक्सेबल in the year in which transfer took place. ठीक है. जो लैंड आपको मिला, जो ये प्रोजेक्ट में आपको शेयर मिला बेटा, ये लैंड तो ट्रांसफर हो गया, आपने इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या ले लिया? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लिया, माइनस COA कर दिया, कैपिटल गेन आ गया. अब ये जो शेयर मिला है इन द डेवलप्ड प्रोजेक्ट, इसका कॉस्ट मैं कितना मानूं? इसके कॉस्ट में हम लेते हैं बेटा अमाउंट डीम्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 45(5)(a). ये ठीक है. जो लैंड आपने ट्रांसफर किया था उसका आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना था? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ प्रोजेक्ट विच यू गॉट. ठीक है. और जो शेयर ऑफ प्रोजेक्ट आपको मिला उसका कॉस्ट आप कितना मानोगे? Amount deemed as full value of consideration, that is stamp duty value plus cash consideration. ठीक है. तो ये थे बेटा 4 exceptions to section 45(1) है ना. इसका चार्ट भी बना हुआ है एक चारों का साथ में, तो इसको आप देख सकते हो. ठीक है. चलो अब अपन ने एक्सेप्शन डिस्कस कर लिए हैं, तो हम कुछ और केसेस डिस्कस करते हैं. ठीक है. सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म या फिर बाय मेंबर टू AOP या BOI. पार्टनर फर्म को असेट ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है. उसके कारण उसकी फर्म में कैपिटल क्या हो जा रही है? इंक्रीज हो जा रही है. ठीक है. कैपिटल गेन आएगा पार्टनर के हाथ में, क्योंकि पार्टनर कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रहा है टू द फर्म. ठीक है. उसके हाथ में कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लेंगे बेटा? द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म. जब कैपिटल असेट ट्रांसफर किया पार्टनर ने फर्म को, तो जो अमाउंट बुक्स में रिकॉर्ड हुआ फर्म की बुक्स में, ठीक है, फर्म के पास असेट आया तो उसने असेट रिकॉर्ड किया होगा अपनी बुक्स में, तो जितने में फर्म ने अपनी बुक्स में वो असेट रिकॉर्ड किया है वही वैल्यू हो जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो 50C लगाएंगे. 50C अभी आगे रिवाइज करते हैं, वो स्टैम्प ड्यूटी वाला. ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला. इसके बाद 45(4) क्या बोलता है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय फर्म टू पार्टनर. ठीक है, यहाँ पर फर्म पार्टनर को असेट दे रही है. ठीक है, या AOP BOI मेंबर को कैपिटल असेट दे रहे हैं. ठीक है,
तो कैपिटल गेन किसके हाथ में आएगा, फर्म या एओपी बीओआई के हाथ में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जब फर्म एओपी बीओआई ट्रांसफर करते हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं, जब मेंबर या पार्टनर ट्रांसफर करता है तो अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स देखते हैं। ठीक है, तो ये दो सेक्शन थे। इसके बाद है बेटा ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। अगर सिक्योरिटी डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में है, मैं सिक्योरिटी खरीदती जा रही हूँ, वो अकाउंट में जाती जा रही है, मान लो एक ही कंपनी की मैं खरीदते जा रही हूँ। अब ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि मैंने कौन सी सिक्योरिटी पहले खरीदी, कौन सी सिक्योरिटी बाद में खरीदी, क्योंकि सारी सिक्योरिटी मेरे अकाउंट में चली गई है ना। तो ये वाला सेक्शन क्या बोलता है, बेनिफिशियल ओनर जब सिक्योरिटी ट्रांसफर करेगा तो बेनिफिशियल ओनर के हाथ में कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी डिटरमाइंड ऑन फीफो मेथड। अकाउंट के अंदर, डीमैट अकाउंट के अंदर जो सिक्योरिटी पहले गई वो सिक्योरिटी पहले निकलेगी, ऐसा ही मानेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट पहले किसकी लोगे, जो पहले गई थी ना। किसको सोल्ड मानोगे, जो अकाउंट में पहले सिक्योरिटी गई थी, और बाद में वो सिक्योरिटी सेल होगी जो अकाउंट में बाद में गई है। Date of transfer and period of holding does not change even if security held on demat form. ठीक है, FIFO method applies only for demat securities and not for securities जो आपने physical form में hold करके रखी हुई है। अगर एसएससी के पास मल्टीपल डीमैट फॉर्म है बेटा तो फीफो मेथड अकाउंट वाइज लगाओगे। ठीक है, हर अकाउंट का अलग अलग देखा जाएगा, पहले देखो कौन से अकाउंट से सेल किया है, फिर उस अकाउंट में फीफो के हिसाब से डिसाइड करो। अगर कोई ओल्ड फिजिकल सिक्योरिटी थी जो कि डीमैट कर दी बाद में जाकर, ठीक है, तो बेटा मान लो मेरे पास 50 शेयर्स ऑलरेडी थे डीमैट फॉर्म में और मेरे पास फिजिकल सिक्योरिटी थी 20 शेयर्स की जिसको मैंने बाद में डीमैट किया। पहले ये डीमैट में आया था, फिर बाद में ये डीमैट में आया था। ठीक है, तो पहले ये जाएगा, बाद में ये 20 शेयर्स जाएंगे। अकाउंट में कौन सी वाली सिक्योरिटी पहले आई वो पहले निकलेगी, अकाउंट में जो सिक्योरिटी बाद में आई है, जो सिक्योरिटी बाद में डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में आई है वो बाद में निकली मानी जाएगी। ठीक है, तो ये थे। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 50C। ठीक है, 50C में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, जब आप लैंड, बिल्डिंग या बोट ट्रांसफर करते हो, ठीक है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग या बोट, जब आप ट्रांसफर करते हो तो आपको 50C चेक करना पड़ता है बेटा। अगर इसका एक चार्ट है, मैं दिखाती हूँ, थोड़ा नीचे बना हुआ होगा वो। अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है सेल कंसिडरेशन से, मतलब जितने में आपने बेचा उससे ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो आप 50C लगाते हो। ठीक है, 50C में बेटा दो केसेस बन सकते हैं, दो केसेस हो सकते हैं, या तो 1 या तो 2। ये केस 1 या ये केस 2। केस 1 क्या है, केस 1 ये है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सबसे पहले तो आप सेल कंसिडरेशन का 105% निकाल लो और इसको आप कंपेयर करो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 105% ऑफ सेल कंसिडरेशन, देन आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या ले लोगे, सेल कंसिडरेशन ही ले लोगे। मतलब आपने मैं ऐसे फिगर्स डाल देती हूँ, सेल कंसिडरेशन मैं ले रही हूँ 1 लाख और ये मैं ले रही हूँ 1,04,000। ठीक है, 105% आप निकालो 1 लाख का, ये आ जाएगा 1,05,000। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 1,04,000। 1,04,000 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन 105% ऑफ सेल कंसिडरेशन,
तो यहाँ पर आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या ले लेना है बेटा, सेल कंसिडरेशन ही ले लेना है, ठीक है, कैपिटल गेन निकालने के लिए। केस नंबर 2, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लो 1,06,000 है, ठीक है, इज मोर देन 105% ऑफ सेल कंसिडरेशन। 105% ऑफ सेल कंसिडरेशन हमारा आ रहा है एग्जाम्पल में 1,05,000। तो इस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लोगे, ना कि सेल कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आप क्या लोगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उसमें से आप लेस करोगे COA, COI, एक्सपेंस, तो आपका कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये क्या लिखा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल नेवर बी लेस देन एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, है ना। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में ज्यादा ली जा सकती है, कम नहीं ली जा सकती। मैं एक चीज बताती हूँ, मान लो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में लिया जा रहा है ना, क्योंकि आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 105% ऑफ सेल कंसिडरेशन। अब आपको ऐसा लग रहा है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू से, तो आप असेसिंग ऑफिसर के पास जाते हो और आप बोलते हो कि इस प्रॉपर्टी की आप वैल्यूएशन ऑफिसर से वैल्यू निकलवा लो, क्योंकि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप ले रहे हो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में, वो फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा लग रहा है आपको, ठीक है। अगर इस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कहीं डिस्प्यूट नहीं किया गया है अपील के अंदर, तो एओ चाहे तो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास वैल्यू करवा सकता है आपकी प्रॉपर्टी की, ठीक है। अब बेटा वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू निकालेगा, ठीक है, जो वो वैल्यू निकालेगा, अगर वो वैल्यू मोर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाल देता है, आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,06,000 है और जो वैल्यू निकाली वैल्यूएशन ऑफिसर ने, वो निकाली 1,07,000, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा निकाल दी। आपको तो लग रहा था कम होनी चाहिए वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफिसर ने और उल्टा बढ़ा दी, तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या ले लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही ले लेंगे, ठीक है, ऑफ स्टैम्प अथॉरिटी। वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफिसर विल बी इग्नोर्ड। पर अगर एग्जाम्पल 2 में अगर वो वैल्यू कम निकालता है, आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,06,000 है, अगर वो वैल्यू निकाल देता है मान लो 1,03,000, value ascertained by valuation officer is less than stamp duty value, then full value of consideration में क्या ले लोगे, value ascertained by valuation officer, ठीक है। इसका क्रक्स में दिखा देती हूँ, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विचएवर इज लेस में अपन ले लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कभी भी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन के नीचे नहीं जाएगा, क्या। तो ये था बेटा, कहाँ गया आपका 50C, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये पूरा हो गया आपका। हाँ, इसमें एक पॉइंट और है डिस्कस करने वाला, मैं इसको चार्ट फॉर्म में ही बता देती हूँ। बेटा मान लो कि आपने ट्रांसफर का अग्रीमेंट इस डेट को किया, ये कोई डेट है, पर आपकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ, ठीक है। तब सवाल ये आता है कि अग्रीमेंट की डेट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे कैलकुलेशन के लिए 50C के अंदर, कि रजिस्ट्रेशन की डेट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। बेटा एक्ट ये बोलता है कि अगर एग्रीमेंट की डेट तक, एग्रीमेंट की डेट से पहले या एग्रीमेंट की डेट पर कंसिडरेशन आपको मिल गया था, ठीक है, बाय दीज मोड्स, अकाउंट पे, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम या कोई भी और मोड जो
गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। इन मोड्स के थ्रू आपको पार्ट ऑफ कंसिडरेशन भी अगर अग्रीमेंट की डेट तक रिसीव हो गया है तो आप अग्रीमेंट की डेट का ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50C के लिए कंसिडर करोगे। पर अगर अग्रीमेंट की डेट तक कुछ भी रिसीव नहीं हुआ इन मोड्स के थ्रू कोई भी कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ एग्रीमेंट के डेट तक, तो आप रजिस्ट्रेशन की डेट का ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ 50C। ठीक है, तो ये था 50C। ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है बेटा सेक्शन 50CA। ठीक है, FMV ऑन अनकोटेड शेयर शैल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है, जो अनकोटेड शेयर्स हैं, अनकोटेड शेयर मतलब जो कोटेड नहीं है। कोटेड शेयर्स क्या होते हैं, कोटेड शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कोटेड होते हैं ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विथ रेगुलरिटी, है ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम, where the quotation of such share is based on current transactions made in the ordinary course of business। मतलब इन शॉर्ट जो कोटेड होते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में विथ रेगुलरिटी, उनको छोड़कर बाकी सारे जो शेयर्स हैं उनको अपन बोल रहे हैं अनकोटेड शेयर्स। अब अगर अनकोटेड शेयर्स आपने सेल करें, है ना, तो बेटा उसकी सेल कंसिडरेशन और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, ये देखो, उसकी सेल कंसिडरेशन और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करोगे। अगर सेल कंसिडरेशन इज लेस देन FMV, ठीक है, देन फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बहुत सिंपल सा प्रोविजन है, अगर सेल्स कंसिडरेशन FMV से कम होता है अनकोटेड शेयर्स के केस में, तो हम FMV को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। प्रोविजन ऐड हुआ है बेटा, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड or accruing as a result of transfer by such class of person and subject to such conditions as may be prescribed। ये अभी तक प्रिस्क्राइब किया नहीं है, ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना ही ऐड हुआ है। फाइनेंस एक्ट 19 में अमेंडमेंट है ये, कि गवर्नमेंट चाहेगी तो वो किसी क्लास ऑफ पर्सन को किसी कुछ कंडीशंस पूरी होने के बाद ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो सेक्शन है, इससे फ्री कर देगी। कुछ क्लास ऑफ पर्सन्स को कुछ कंडीशंस पूरी होने पर इस सेक्शन से फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना रेलिवेंट नहीं है ये, जब इस पर और ज्यादा नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे तो फिर हमको पता चलेगा कि ये कैसा क्या है। तो ये अपना हो गया। अब है बेटा 50D। 50D में बहुत सिंपल सी बात कहता है कि अगर आपने एसेट ट्रांसफर किया, सेल कंसिडरेशन अगर असर्टेनेबल नहीं है, असर्टेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप जो भी एसेट आपने ट्रांसफर किया है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में ले लो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। इसके बाद सेक्शन 51, ठीक है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। एडवांस मनी फोरफीटेड। एडवांस मनी फोरफीटेड का एक चार्ट भी है, मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। ठीक है, मान लो ये सेलर है, ये हमारा एसएससी है। एसएससी ने अग्रीमेंट किया टू ट्रांसफर हिज लैंड, उसको एडवांस मिल गया 1 लाख का। अब ये जो बायर है, इसने बोला था कि मैं बाकी के पैसे दे दूंगा, आप मुझे लैंड ट्रांसफर कर देना। बायर ने बाकी के पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो लैंड भी ट्रांसफर नहीं हुआ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच कर दिया गया, जिसके कारण सेलर ने, मतलब हमारे एसएससी ने, ये जो एडवांस उसको मिला था उसको फोरफीट कर लिया ना। हमने एग्रीमेंट किया था तो सेल आर लैंड और बिल्डिंग या कोई भी कैपिटल एसेट, ठीक है, हमने एग्रीमेंट किया था, हमने एडवांस ले लिया था बेटा, एडवांस हमने फोरफीट कर लिया ड्यू टू सम रीजंस। कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, अग्रीमेंट पूरे तरीके से कंप्लाई नहीं हो पाया, हमने एडवांस फोरफीट कर लिया।
अब इस एडवांस का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा? अगर ये एडवांस फोरफीट किया है 1414 के पहले, 1414 के पहले, तो आप क्या करोगे, आप अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो आपका एसेट है, उस एसेट की कॉस्ट में से एडवांस मनी फोरफीटेड को सबट्रैक्ट कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, ठीक है। पर अगर एडवांस आपने फोरफीट किया है ऑन और आफ्टर 1/4/2014, अगर एडवांस फोरफीट किया है ऑन और आफ्टर 1/4/14, तो it will be taxable under the head other sources in the year in which advance is forfeited, ठीक है। तो बहुत सिंपल है बेटा, अगर 1/4/14 के पहले का एडवांस है तो आप क्या कर दोगे, आप सीओए में से माइनस कर दोगे, और अगर 1/4/14 पर या उसके बाद का एडवांस फोरफीट किया हुआ है तो आप उसको उसी साल, जिस साल आपको एडवांस मिला, उसी साल आपके हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो ये था बेटा आपका सेक्शन 51, है ना। ये चार्ट भी आप ड्रॉ कर लेना, अच्छा बनाया है मैंने, इससे आप बहुत क्विकली रिवाइज कर सकते हो। इसको सेक्शन से भी देख लेते हैं, वही चीज लिखी हुई है। बिफोर 1/4/14 तो रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। रिड्यूस करना है बिफोर इंडेक्सिंग, मतलब आप सीओए में इंडेक्स लगाने से पहले आप एडवांस को रिड्यूस करोगे, फिर जो बचा हुआ अमाउंट होगा इसको आप इंडेक्स करोगे, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। अगर ऑन और आफ्टर 1/4/14 है एडवांस फोरफीट, तो बेटा सेम ईयर ही अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, सेक्शन 50B, स्लम सेल। स्लम सेल का मतलब क्या है, कोई एंटायर अंडरटेकिंग या कोई एंटायर डिवीजन, आपके बिजनेस के अलग अलग डिविजन्स हैं, आपने पूरा का पूरा डिवीजन ही लमसम कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर कर दिया। मेरा पूरा डिवीजन ट्रांसफर हो गया, अब इसके अंदर बहुत सारे असेट्स हैं मेरे पास, ठीक है। इन अलग अलग असेट्स की मैंने वैल्यू असरटेन नहीं करी, अलग अलग असेट्स की सेल वैल्यू असरटेन नहीं करी, पूरा का पूरा अंडरटेकिंग ही एक फिक्स लमसम अमाउंट के लिए बेच दिया, ठीक है। समझ रहे हो, अलग अलग असेट की सेल वैल्यू कंसिडर नहीं करना है, पूरा एक अंडरटेकिंग की एक वैल्यू डिटरमाइन करी, उतने में बेच दिया, दैट इज स्लम सेल। जब भी आप स्लम सेल करते हो तो आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में लेते हो लमसम कंसिडरेशन जो आपको अंडरटेकिंग या डिवीजन के लिए मिला, माइनस करते हो ट्रांसफर एक्सपेंस, नेट कंसिडरेशन आ जाता है। अब बेटा इस नेट कंसिडरेशन में से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आप लेते हो नेट वर्थ ऑफ दैट अंडरटेकिंग, ठीक है। नेट वर्थ ऑफ दैट अंडरटेकिंग, नेट वर्थ कैसे निकालते हैं, नेट वर्थ का मतलब होता है असेट्स माइनस लाइबिलिटी। असेट्स की वैल्यू पहले कैसे कैलकुलेट करनी है, डेप्रिशिएबल असेट्स के लिए आपको लेना है WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ये कहाँ निकालना सीखोगे, ये निकालना सीखोगे सेक्शन 32 ऑफ PGBP में, ठीक है। आपको डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए कौन सी वैल्यू लेनी है, WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अदर असेट्स के लिए आपको बुक वैल्यू ले लेनी है, आपके टोटल असेट्स आ गए, ये क्या है, ये है टोटल असेट्स। टोटल असेट्स में से आप लाइबिलिटीज माइनस कर दो, लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू आप माइनस कर दो बेटा, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका नेटवर्थ आ जाएगा। उस नेटवर्थ को आप यहाँ पे सीओए में ले लो, आपका कैपिटल गेन निकल कर आ जाएगा। इंडेक्सेशन आपको नहीं करना है, ठीक है। स्लम सेल के केस में देयर इज नो इंडेक्सेशन, चाहे अंडरटेकिंग लॉन्ग टर्म भी क्यों ना हो, आपको इंडेक्सेशन नहीं करना है, ठीक है। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट नहीं लेना है, बुक वैल्यू लेनी है, कॉस्ट पर ही। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट शुड बी इग्नोर्ड। नेटवर्थ अगर नेगेटिव आती है तो सीओए को नील ले लोगे, नेगेटिव सीओए मत ले लेना, ठीक है, वो बहुत अजीब हो जाएगा। कॉस्ट कैसे नेगेटिव हो सकती है, जैसे कैश नेगेटिव नहीं हो सकता,
वैसे कॉस्ट भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो नेटवर्थ अगर नेगेटिव आती है तो आप सीओए क्या ले लोगे, नील ले लोगे। ठीक है। अच्छा, अंडरटेकिंग पूरी की पूरी बिक रही है तो उसमें तो स्टॉक भी चला जा रहा है, और स्टॉक बिकता है तो पीजीबीपी की इनकम आती है। पर बेटा जब स्लम सेल में स्टॉक जा रहा है तो आप पीजीबीपी में उसको कंसिडर नहीं करोगे, पूरा का पूरा सेक्शन 50B के अंदर ही कैलकुलेट होगा इस तरीके से। ठीक है, मतलब स्टॉक भी इसमें आ गया, ये अदर असेट्स में स्टॉक की भी बुक वैल्यू ले लोगे आप यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद फॉर कंप्यूटिंग नेटवर्थ अगर कोई असेट है जो 35 AD का है, ये कहाँ का सेक्शन आ गया, ये पीजीबीपी का सेक्शन आ गया। पीजीबीपी का अगर कोई बेटा 35 AD वाला कोई एसेट है तो उसकी वैल्यू नील ली जाती है। ये क्यों नील ली जाती है, क्योंकि 35 AD में 100% डिडक्शन मिल चुका है। जब 35 AD पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, कैसे डिटरमाइन करेंगे स्लम सेल में? बेटा अंडरटेकिंग देखो, अगर हेल्ड फॉर मोर देन 3 इयर्स है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अगर अंडरटेकिंग जो आपने बेची वो 3 इयर्स से कम की थी, हेल्ड फॉर 3 इयर्स और लेस की थी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलोगे। ठीक है, तो ये आपका 50B। चलो, तो अब अपना सेक्शन 47 है आगे। ठीक है, और सेक्शन 54 की सीरीज है, और हमको टैक्स रेट्स, कैपिटल गेन पे टैक्स रेट्स क्या लगते हैं वो रिवाइज करना है। तो इसको मैं पार्ट 3 में रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।